होता है। जरूरी नहीं कि जो एनसीईआरटी में लैंग्वेज है वो एग्जैक्ट लैंग्वेज आ जाए, कई बार थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर देते हैं, तो उस समय हमें बेस्ट आंसर टिक करना होगा। वैसे देखा जाए, सही मायने में देखा जाए तो न्यूसिलस को मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है ना सर? अब उस क्वेश्चन में जो बेस्ट आंसर है हमें वो टिक करना होगा, बात समझे ना। अब हम वहां पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है, इंटेगुमेंटेड दिया है नहीं दिया है, उसके बेसिस पर देख लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये डिस्कशन हो गया था बेटा किसके बारे में, ओव्यूल के बारे में। तो ओव्यूल में बेटा जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है या हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा? हाँ, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ओव्यूल में न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इंटेगुमेंट कैसे है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, बात समझे। और उसके अंदर जो एम्ब्रियोसाइट होगा वो कैसा होता है, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते थे, एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते थे? अरे कुछ तो बोलो, किसको बोलेंगे? पॉलन ग्रेन को बोलते थे, समझे ना। ऐसे ही फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियोसाइट होता है, बात समझे ना। तो पिछली क्लास में हमने ओव्यूल से रिलेटेड कुछ एक स्ट्रक्चर आपको बताए थे, जिसमें आपका था फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट, चैलेजा, माइक्रोपाइल, न्यूसिलस। चलो फटाफट से बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर था जो हमें किसी सीड के ऊपर जो है एक धब्बे के रूप में दिखता है, एक स्पॉट के फॉर्म में अपीयर होता है? हाँ, कौन सा रहेगा? हाइलम रहेगा। क्या रहेगा उससे? माइक्रोपाइल को बेटा कोर के रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाएगा? कोर के रूप में पाया जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो अनचेंज रहता है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद भी अनचेंज रहता है। जिस तरीके से किसी ओव्यूल में माइक्रोपाइल था, ठीक उसी तरीके से किसी मैच्योर सीड में भी हमें माइक्रोपाइल देखने को मिल जाएगा। तो क्या काम होता है बेटा माइक्रोपाइल का? मतलब जब सीड जर्मिनेट करता है उस समय वाटर का एब्जॉर्प्शन हो, चाहे गैसेस एक्सचेंज हो, इन सब के लिए कौन रिस्पांसिबल होगा? माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल पर कोई सेल तो होती नहीं, तो उसका पोलैरिटी हम कंसीडर ही नहीं करते, जीरो हो जाएगा, बात समझे ना। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था। तो इंटेगुमेंट क्या हमेशा ओव्यूल में दोनों इंटेगुमेंट होते हैं? एक भी होता है क्या? हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ओव्यूल जो है उसमें इंटेगुमेंट की बेसिस पर भी हम उसको बांट सकते हैं, दिखाया नहीं आप सब सुन लो बस। ज्यादातर ओव्यूल में तो 2 इंटेगुमेंट होते हैं, है ना, और 2 इंटेगुमेंट होंगे तो ओव्यूल को क्या बोलेंगे? बाइटेगमेंट, ठीक। जिसमें से बाहर वाला इंटेगुमेंट आउटर शीट कोड बनाएगा जिसको टेस्टा बोलते हैं, अंदर वाला क्या बनाएगा? फ्रेगमेंट। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें इंटेगुमेंट होते ही नहीं। अगर कहीं पर इंटेगुमेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटेगमिक बोलेंगे। क्या नाम देंगे? एटेगमिक नाम देंगे, समझे ना। एटेगमिक जैसे कि हम देखेंगे लोराइथस, जैसे हम क्या एग्जांपल लेंगे बेटा? लोराइथस, इसको ऐसे समझो। हाँ ऑफ कर दें। हाँ ठीक है। देखो ऐसा है कि जो हम यहाँ पर इंटेगुमेंट के बारे में थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं और नोट बना के लिखना, अपने को लिखने की जरूरत उसकी खास है नहीं, बस सुनना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने नोट मतलब रफ वर्क के लिए है। हम यहाँ देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंटेगुमेंट। तो बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन सी कंडीशन पाई जाएगी? बाइटेगमिक। तो यहाँ हमने देखा एक कंडीशन हो गई कैसी, देखो
अपने सिलेबस में मेनली कौन सी है? वाई टेक्निक, जिसमें हम जानते हैं कितना इंटेगमेंट होगा, 2 इंटेगमेंट होगा। एक कंडीशन होती है कौन सी? यूनिटेक्निक। यूनिटेक्निक का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसी कंडीशन जब कि एक ही इंटेगमेंट पाया जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिटेक्निक। जैसे बच्चे आपको याद होगा जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा था। जिम्नोस्पर्म में आपने ओव्यूल के बारे में कुछ याद है अपने को? सीड कोट होता था, वो सीड कोट होता था। वहां पर आप कहते थे कि वो सीड ओवरी के अंदर नहीं बंद होता था। तो चलो वो तो बात हो गई। इंटेगोमेंट कितने होते थे वहां पर? जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल में कितने इंटेगोमेंट होते थे, कुछ याद है आपको? एक ही होता था। वहां पर कौन सी कंडीशन होती थी? यूनिटेक्निक कंडीशन होती थी। जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल में बेटा कौन सी कंडीशन होती थी? यूनिटेक्निक। वैसे यहाँ पर आप देखते हैं तो डेमोपेटाइली का एग्जांपल ये सब लिख सकते हैं, लेकिन वो अपने काम का नहीं। तो अपने काम का जिम्नोस्पर्म वाला तो है ना, क्योंकि वो तो अपने सिलेबस में था ना, उसको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के केस में आप देखेंगे बेटा, वहां पर तो जो ओव्यूल था उसमें एक ही इंटेगमेंट था। बेटा यहाँ एग्जांपल अगर हम चाहें तो अपने सिलेबस से रिलेटेड ही है, कौन सा हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। कौन सा एग्जांपल आ गया बेटा? जिम्नोस्पर्म। कैसी कंडीशन है? यूनिटेक्निक, ठीक है ना? रिलेटेड ही अपने एग्जांपल लिखेंगे, बाहर के बहुत ज्यादा एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन हो जाती है फिर ए टेक्निक। अब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर बेटा किसी तरीके से कोई भी इंटेगमेंट नहीं होगा। ए टेक्निक का मतलब क्या हो गया? जीरो इंटेगमेंट, कोई इंटेगमेंट नहीं। तो आपने देखा इंटेगमेंट्स आर एब्सेंट। बेटा कोई भी इंटेगमेंट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। बात समझे ना? तो कंडीशन कौन सी हो गई बच्चे? ए टेगमेंट कंडीशन हो गई। बात समझे? जैसे हम इसका एग्जांपल देख रहे हैं, ये बिल्कुल बाहर का एग्जांपल है, लोरेंथस। जैसे पैकेज में हम कुछ एक क्वेश्चन कई बार सॉल्व करेंगे तो हमको ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब बच्चे अगर हम लोरेंथस देखें, देखा है कभी लोरेंथस? मैं दिखाता हूं, देखो लोरेंथस प्लांट, ये समझ पाए? समझ गए ना? नहीं, बिल्कुल सही समझ रहे हो बेटा। आम के पौधे के ऊपर आपने कई बार देखा होगा, आम के पेड़ के ऊपर कई बार आपने देखा होगा, आम गुठलियों के दाम नहीं। अरे तो मतलब अब तो कॉपी नहीं हो रहा है, पहले तो हो जाता था ये सब। ये लगता है कुछ कर दिया गया, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, ये ऑप्शन ही चला गया। कोई बात नहीं, अरे बस ऐसे देखो, पता नहीं क्या होता है। सुनो, तो ऐसा होता है कि आम का जो पेड़ होता है उसमें कई बार हमको जो है, जो ब्रांचेस हैं उस पे हमें गांठ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, हार्ड सा, इस तरीके से देखा है कभी? और उसके ऊपर पत्तियां जो जो है बेटा कुछ अलग तरीके की निकलती है, मोटी मोटी सी, ठीक है ना? तो वो लोरेंथस होता है। वो बेटा क्या है? लोरेंथस होता है, जिसको सामान्य भाषा में बांदा बोलते हैं, क्योंकि अपने तरफ आम की फसल बढ़िया होती है, सब लोग जानते हो, ठीक है ना? कई जगहों पर तो आम के पौधे ही लोगों ने कम देखे होते हैं। बात समझे ना? यहाँ तो आम के पौधे इधर उधर अपने इंस्टीट्यूट में भी लगे हुए हैं, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर आपने देखा वहां पर, जिसको हम गांव की भाषा में बांदा बोलते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? लोरेंथस बोलते हैं। उसमें कौन सी कंडीशन है? ए टेक्निक।
तो ये तो फिलहाल बाहर का हो गया। ज्यादातर केसेस में आपका कौन सा है, बायोटेक्निक। कुछ केसेस में जैसे जिम्नोस्पर्म में गैमा पेटाइली जहां पर पेटल्स फ्यूज होते हैं, उसके केस में कौन सी कंडीशन है, यूनिटेक्निक। और अगर हम देखते हैं बच्चे लोरेंथस में, तो कौन सी कंडीशन है, हाँ लोरेंथस में बेटा वहां पर कंडीशन कौन सी मिलती है, एटेक्निक कंडीशन मिलती है। बस हमें तीसरी कंडीशन हम देखें, नेक्स्ट हम देखते हैं, समझे ना, ट्राई टेक्निक। ट्राई टेक्निक कौन सी कंडीशन बेटा, एक ऐसी कंडीशन जबकि वहां पर कितना इंटेगमेंट होगा, 3 इंटेगमेंट होगा, समझे ना, कितना इंटेगमेंट है बेटा, ये अपने पैकेज में कंटेंट दे रखा है, ठीक है ना। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है लीची। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल कौन सा आ गया बच्चे, लीची आ गया, समझे बच्चे। लीची में जो हम पार्ट खाते हैं वो एक्चुअली में कौन सा इंटेगमेंट खाते हैं, लीची में व्हाइट सा पार्ट खाते हैं, वो एक्चुअली में तीसरा इंटेगमेंट खा रहे होते हैं। तो सीड के ऊपर का कौन सा इंटेगमेंट खा रहे होते हैं, थर्ड इंटेगमेंट। ये पुराने समय का, पुराने जमाने का, जैसे हम लोग जमाने का, समझे ना। काफी बढ़िया सा क्वेश्चन हुआ था कि एडिबल पार्ट ऑफ लीची तो कौन सा होता है, थर्ड इंटेगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। तो फिलहाल आप ये समझो कि यहाँ पर थर्ड इंटेगमेंट है और वो कैसा है, एडिबल, क्या इसका थर्ड इंटेगमेंट कैसा होता है, एडिबल होता है, उसको हम खाते हैं, ठीक बच्चे। तो ये थोड़ा सा छूटा हुआ पार्ट था, इंटेगमेंट की बेसिस पर हमने देखा यहाँ पर ओव्यूल की कैटेगराइजेशन की गई, ये पैकेज में दिया हुआ है कंटेंट, ठीक है ना। तो बताओ जिम्नोस्पर्म में कौन सा केस पाया जाता है, कितना इंटेगमेंट होता है, 4, 5, 6, 1 इंटेगमेंट होता है। बाकी हमारे काम का कुछ खास यहाँ पर नहीं है। लीची में कौन सा पार्ट खाते हैं, तो आपको पता है तीसरा इंटेगमेंट खाते हैं, ठीक। तो अब बच्चे हमने इंटेगमेंट का डिस्कशन कर लिया था, माइक्रोबाइल का डिस्कशन कर लिया था और न्यूक्लियस का डिस्कशन कर लिया था। न्यूक्लियस अभी नहीं किया था, तो आज हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। बच्चे जो न्यूक्लियस है ये स्पोरोफिटिक टिश्यू होता है, ठीक है ना। हमने बताया था इसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, समझे ना। तो आपने देखा ये पहली बात तो कैसा हो गया, डिप्लॉयड हो गया। क्या भैया इसको 2n लिख दें या n लिख दें, 2n डिप्लॉयड हो गया। गैमेटोफिटिक टिश्यू है या स्पोरोफिटिक टिश्यू है, तो आपने देखा बेटा ये क्या, स्पोरोफिटिक टिश्यू, ठीक है ना। ये हो गया बच्चे कौन सा टिश्यू, स्पोरोफिटिक टिश्यू हो गया, 2 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक टिश्यू न्यूक्लियस की, और इस पर कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको याद होगा इसी न्यूक्लियस के बारे में पहले भी डिस्कशन हुआ था, पेरिस्पर्म एक शब्द आया था, एक शब्द क्या था, पेरिस्पर्म। आपने देखा था जिस सीड में पेरिस्पर्म पाया जाएगा उसको पेरिस्पर्मिक बोलेंगे, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे नॉन पेरिस्पर्मिक बोलेंगे। पेरिस्पर्मिक सीड का कोई एग्जांपल आपको याद है क्या, ब्लैक पेपर। काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हुआ करता था ब्लैक पेपर का, ठीक है ना। अब बच्चे आपके पैटर्न में यहाँ भी थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है, क्या दिया गया है कि मान लो कि कोई ओव्यूल है जिसमें भरपूर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्रासी न्यूक्लियट। उस ओव्यूल को जिसमें खूब सारा अबंडेंस में न्यूक्लियस पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रासी न्यूक्लियट ओव्यूल। और जहां पर बेटा न्यूक्लियस बहुत पतली लेयर के फॉर्म में होगा, बहुत कम सा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, टेनी न्यूक्लियट। कौन सी कंडीशन है, टेनी न्यूक्लियट, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा एक ओव्यूल के टाइप हो गए, एक हो गया क्या, क्रासी न्यूक्लियट। ये पैकेज में आपके पॉइंट दे रखे हैं मैंने कहा, इसका मतलब क्या है, ओव्यूल विद अबंडेंट क्या बेटा,
अबंडेंट न्यूक्लियस। अच्छा, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पैकेज में दिया है वो तो पढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि इन समय जो अपने यहाँ पेपर आ रहे हैं इंटेंसिव और एफटीएस, जो बहुत सारे इस समय चल रहे हैं पेपर, उसमें पूरा पैकेज बेस्ड पेपर आ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ उनका अनुमान होगा कि हो सकता है पेपर थोड़ा सा लेंदी या टफ आ जाए ना, तो आप थोड़ा सा जो पैकेज में दिया है उसमें पूरा पढ़ के चलिएगा। वैसे आपको सब पढ़ा ही गया था, ठीक। तो क्रैशिंग इंसिडेंट कंडीशन में आपने देखा कि ओव्यूल जिसमें कि अबंडेंट न्यूक्लियस था, ठीक है ना। और दूसरी कौन सी बेटा? टेनी न्यूक्लियस। समझे ना। ओव्यूल जिसमें बहुत कम टाइनी न्यूक्लियस पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? टेनी न्यूक्लियस बोलेंगे। समझे ना। अब ये जो भी लिखा है TEN, ऐसे ही होता है ना टेनरी न्यूक्लियस, जो भी पढ़ो उसको, ठीक है। क्या दोस्तों उठ जाओ बेटा। वाह, जो सुकून बॉटनी की क्लास में मिल रहा है ना, तो जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखो बेटा, तो हम लोग जो है अभी तक पढ़ चुके हैं किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। कोई और स्ट्रक्चर बाकी है बच्चे? कोई और स्ट्रक्चर बाकी रह गया ओव्यूल में ना? सब कुछ हो गया। एम्ब्रियो साइट तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझे ना। एम्ब्रियो साइट को लिख दिया जाएगा, यहाँ पर आगे टर्म क्या? एम्ब्रियो साइट। क्या लिख दिया जाए? फीमेल और अपने सिलेबस में बेटा जो एम्ब्रियो साइट है जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि वो 7 सेट और कितना न्यूक्लियस होता है उसमें? 8 न्यूक्लियस होता है। आओ बेटा, समझे ना। तो आपने देखा यहाँ पर अपने सिलेबस में जो है समझे। तो एम्ब्रियो साइट में बेटा 7 सेल होती हैं और कितना न्यूक्लियस होता है? 8 न्यूक्लियस होता है। और सबके सब कैसे होते हैं बच्चे? हैप्लॉइड हैं। कैसे बेटा? हैप्लॉइड है। समझे। बस इसके बारे में डिटेल अभी हम आगे पढ़ेंगे जब एम्ब्रियो साइट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया बेटा ओव्यूल के टाइप। तो बताओ बच्चे, किसी कार्पल में ओवरी जो है सबसे प्रॉक्सिमल मोस्ट पार्ट थी या सबसे डिस्टल मोस्ट पार्ट थी? प्रॉक्सिमल मोस्ट पार्ट थी। अच्छा, अगर हमें पता करना है कि किसी एक गाइनोसियम में कितना कार्पल है, कैसे पता करोगे? ओवरी का सेक्शन काटेंगे और उसमें जितना हमें प्लेसेंटा दिखेगा उतना ही क्या है? कार्पल है। ये बिल्कुल बढ़िया तरीका है। मान लो आप कहें कि उसमें स्टिग्मा पार्ट फ्यूज नहीं किया गया, तो स्टिग्मा का नंबर काउंट करके भी हम बता सकते हैं कि वहां पर कितना कार्पल है। जैसे आपने देखा हिबिस्कस के केस में स्टिग्मा हमें 5 दिख रहा था, ठीक है ना, और बाकी सारा पार्ट कैसा था? फ्यूज था। तो हिबिस्कस के केस में कितना कार्पल है? 5 कार्पल है। पेंटाकार्पेलरी कंडीशन है, पेंटाकार्पेलरी सिनकार्पस। तो बताओ बेटा, लोटस में रोज में कौन सी कंडीशन होती है? एपोकार्पस या सिनकार्पस? राज बेटा, लोटस और
होल में कौन सी कंडीशन होती है, एपोकार्पस या सिंकार्पस? दो ही ऑप्शन है आपके पास। बहुत बढ़िया, एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है। और मिशेलिया में एपोकार्पस, मिशेलिया में भी कौन सी कंडीशन होती है, एपोकार्पस। याद नहीं है आपने फूल दिखाया था, चंपा का फूल देखा था, और चंपा याद रह गया केवल बेटा। माइकेलिया चंपा का उसका पूरा नाम होता है, उसमें कौन सी कंडीशन थी बेटा, एपोकार्पस, मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। अच्छा पेपावर में कौन सी कंडीशन थी, पेपावर में कौन सी कंडीशन थी, जहां पर आपने देखा सारे के सारे कार्पस एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, ठीक है ना। अच्छा फ्यूजन पूरा हो ये जरूरी होता है या कौन से पार्ट का फ्यूजन जरूरी होता है, स्टिग्मा का, ओवरी रीजन का फ्यूजन मैंडेटरी होता है, बाकी सारे पार्ट भले ही एक दूसरे से अलग हो सकता है स्टाइल अलग हो सकता है स्टिग्मा अलग हो, लेकिन ओवरी पार्ट अगर फ्यूज है उन कार्पस का तो कंडीशन क्या बोली जाएगी, सिंकार्पस कंडीशन बोली जाएगी, ठीक है बच्चे। अब बच्चे हम देखते हैं ओव्यूल के टाइप, इसकी बेसिस पर कि वहां पर कर्वेचर कितना हुआ है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बेटा। ओवल के टाइप में हम लोग देखेंगे, एक तो हो जाएगा आपका कौन सा, पहले हम ऑर्थोट्रॉपस कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। की लगी है नहीं, बोर्ड नहीं खराब हो गया। वो कई बार कुछ गड़बड़ हो जाता है बेटा, अरे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप सही है। सही हो गया ना, तो क्या हो गया बेटा, ऑर्थोट्रॉपस। देखो ट्रॉपस में यूएस है या ओ यूएस है, यूएस है ना। तो देखो बेटा ऑर्थोट्रॉपस अभी बता रहे हैं, ऑर्थोट्रॉपस जो ओव्यूल होता है इसके केस में हम देखेंगे कि इसे हम स्ट्रेट ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेट ओव्यूल। ये इसका एसी टेम्परेचर बढ़ाना था राम। तो ऑर्थोट्रॉपस टाइप ओव्यूल का मतलब यहाँ पर हमने देखा स्ट्रेट ओव्यूल। अब बेटा इस स्ट्रेट ओव्यूल में होगा क्या, इसमें आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, माइक्रोपाइल। ये क्या है, चर्जा ट्यूनिकल, समझे।
माइक्रोपाइल हो गया, चैलजा हो गया, और क्या हो गया बच्चे, फ्यूनिकल हो गया। बाकी तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर तो हमको पता ही है, ये वाला पार्ट एम्ब्रियो सैक होगा और ये डॉटेड पार्ट क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। माइक्रोपाइल, चैलजा और फ्यूनिकल वो स्ट्रेट लाइन में पड़ जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल, स्ट्रेट ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल बेटा कौन सा होता है, ऑर्थोट्रोपस टाइप का ही ओव्यूल होता है, ठीक है ना। अब इसमें हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल मिल जाएगा हमको जिम्नोस्पर्म का। कुछ याद है बेटा, जब जिम्नोस्पर्म में आपने स्पोरोफिल बनाई होगी, जब जिम्नोस्पर्म में आपने ओव्यूल बनाया होगा तो कुछ ऐसा ही बनाया होगा, समझे ना। ओव्यूल जैसा लग रहा है, मेरा स्तन जैसा लग रहा है, स्तन जैसा, ठीक है। तो ये मान लो स्ट्रेट ओव्यूल हो गया, ठीक। इसमें आपने कंडीशन क्या देखी, माइक्रोपाइल, चैलजा एंड सेम लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही सबके साथ प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा हो गया ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल। तो अपने सिलेबस से रिलेटेड ही था, इसलिए मैंने इसमें 2-3 पॉइंट लिखवाए हैं। बाकी ओव्यूल जो 5-6 बताए जाएंगे उसमें कुछ एक पॉइंट ही बताएंगे, ठीक है। अगला ओव्यूल जो है वो यहाँ एनसीईआरटी में उसके बारे में ही डिस्कशन किया गया है। हम लोगों ने जो इसके पहले डायग्राम बनाया था जिसमें फ्यूनिकल कुछ इस तरीके से बनाई थी, वो बेटा ओव्यूल जो है वो कौन सा होता है, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है। और अपने एनसीईआरटी में बेटा उसी से रिलेटेड डिस्कशन किया गया है। कौन से ओव्यूल के बारे में, एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल के बारे में। तो सबसे प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल कौन सा हुआ, ऑर्थोट्रोपस हो गया। और हम पढ़ने वाले हैं आप कौन सा, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल। तो बेटा हम आ गए एनाट्रोपस। ये लिखा तो नहीं कि पहले पढ़ाया था नहीं मैंने, अब बेटा एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल चाहे तो हम इस तरीके से बना लें, ठीक है ना, और चाहे हम इस तरीके से बना हो, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप। ऐसे नहीं परेशान होंगे कि ये ऐसे बना ये ऐसे बना, दोनों ही बेटा क्या है, एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल है। अब एनाट्रोपस में खासियत क्या होगी कि इसमें ये वाला जो हाइलम है, ये वाला जो माइक्रोपाइल है और ये वाला जो फ्यूनिकल है, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मेन बॉडी मेन नॉर्मल कंडीशन थी उससे यहाँ पर कर्वेचर कितना हुआ, 180 का। यहाँ पर कितना कर्वेचर हुआ है, 180 डिग्री का। देखो हमारा सबसे प्रिमिटिव कंडीशन जो थी वो ये थी, इसकी तुलना में इसी को मरोड़ दिया गया, कितना एंगल दिया गया, 180 का। जब जाकर ये माइक्रोपाइल इधर आ गई, तो ऐसी कंडीशन जबकि माइक्रोपाइल, चैलजा, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और हाइलम ये कैसे हो जाए बच्चे, एक दूसरे के करीब आ जाए। एक दूसरे के कैसे आ जाए बच्चे, करीब आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल। क्या नाम दिया जाएगा, समझे ना। तो यहाँ हमें देखा कितना कर्वेचर है, 180 डिग्री का कर्वेचर। समझे ना, ये लग गया ना, नहीं तो बहुत मजा आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड ओव्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि माइक्रोपाइल, ये कर्वेचर लिख लेना बेटा, फ्यूनिकल, बताओ बेटा क्या करना है, और टेम्परेचर बढ़ा दो, नहीं तो सफोकेशन होगा। आप 25-26 कर दो इसको, 26 तो वैसे भी सही रहेगा। हाँ अब दिक्कत नहीं होगी। आप प्रेजेंट, अरे बंद होने तो अच्छा है ना। ये कौन बोला है, अनन्य भाई को,
हमने सुन लिया था तभी हमने कहा था, अब बार बार अल्लाह मत बचाओ, माहौल खराब कर रहे हो। देखो बेटा, तो देखो बच्चे, 180 डिग्री का कर्वेचर होगा, इसको हमने कौन सा ओव्यूल बोला? इन्वर्टेड ओव्यूल। दूसरा बढ़िया क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तीसरा हमने देखा कि यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट पूछा जाता है कि यहाँ माइक्रोपाइल, हाइलम और क्यूनिकल एक दूसरे के क्या होती करीब है, ठीक है ना। वाह वाह। और तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? जो 14 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है, 82% एंजियोस्पर्म, जिसको हिंदी में बोले तो 82% बोलते हैं। 82% एंजियोस्पर्म में बेटा क्या पाया जाता है? एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल। 82% एंजियोस्पर्म, तो आपने देखा और आप देखते ही रह गए, समझे ना। तो होता है बेटा फाउंड इन क्या बेटा? 82%। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आपके चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। मतलब एंजियोस्पर्म में सबसे कॉमन जो ओव्यूल है वो कौन सा है? एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल, ठीक है ना। ये सारा कुछ एनसीईआरटी का है, सारा कुछ अपने सिलेबस का है, ठीक है ना। तो अभी तक जो हमने 2 ओव्यूल पढ़े हैं दोनों ही अपने सिलेबस के थे, ठीक है ना। आनंद बेटा बुला रहा है। देखो बच्चे, अब नेक्स्ट क्या रहेगा? अपने सिलेबस के दोनों ओव्यूल थे। ऑर्थोट्रोपस को हमने किससे रिलेट किया? जिम्नोस्पर्म से, वहां पर था। आपको याद रखना है जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस है सबसे प्रिमिटिव ओव्यूल, स्ट्रेट ओव्यूल है, और ये कैसा है? इन्वर्टेड। इसके आगे के और भी ओव्यूल आपके पैकेज में बता रखते हैं, उसमें बस एक पॉइंट भी मैं लिखवाऊंगा बहुत छोटा सा, उसमें एग्जांपल भी ना भी लिखें तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि अपने पैकेज में उसको कभी हटाया नहीं गया, वो हमेशा रहा, लेकिन उस पे क्वेश्चन बाकी जो 4 हैं उस पे कभी बना नहीं। तो हम देखते हैं क्या रहेगा। तीसरा ओव्यूल का टाइप कौन सा है? हेमी एनाट्रोपस। एनाट्रोपस, जिसको कई बार हेमीट्रोपस ऐसे कहते हैं। हो सकता है आपको किसी जगह पर हेमीट्रोपस ही लिखा मिल जाए, वैसे सही मैं बोलना क्या चाहिए उसको? हेमी एनाट्रोपस। और सब लोग जानते हैं कि हेमी मतलब आधा होता है, ऐसे ही होता है ना, समझे ना। तो आधा, इसका मतलब जो कर्वेचर हमें देखने को मिल रहा था एनाट्रोपस में, उसकी तुलना में हमें यहाँ पर हाफ, मतलब आधा कर्वेचर देखने को मिलेगा। जैसे वहां पर आपने देखा था कर्वेचर कितना था? 180 डिग्री का। यहाँ पर कर्वेचर कितना होगा? 90 डिग्री का कर्वेचर होगा। तो इसके केस में हमने देखा, इसे हम बोल सकते हैं हाफ इन्वर्टेड, बस इसमें मैं कोई एग्जांपल नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। रैंडमकुलस वैसे इसमें होता है, लेकिन हमें लगता है कि आपके सिलेबस के लिए नहीं रहेगा, तो हम एग्जांपल लिखवाएं। हेमी एनाट्रोपस हो गया। नेक्स्ट कौन सा रहेगा बेटा? नेक्स्ट रहेगा एम्फीट्रोपस है। अब एम्फीट्रोपस जो है वो लगभग देखने में एनाट्रोपस जैसा ही होगा। मतलब एम्फीट्रोपस में कर्वेचर लगभग कैसा होगा? 180 डिग्री के आसपास ही होगा, ठीक है ना। लेकिन इस पर ये क्वेश्चन नहीं आता था। पहले जब इसका क्वेश्चन पूछे भी जाते थे तो क्वेश्चन क्या आता था? इसमें एम्ब्रियो साइट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसके अंदर जो एम्ब्रियो साइट होगा वो इतना ज्यादा कर्व होता है कि वो हॉर्स टू शेप का हो जाता है, समझे ना। हॉर्स टू समझते हो ना? घोड़े की नाल लगाते ना दरवाजे के ऊपर, अंगूठी पहने हो क्या? हाँ, समझे ना, ये वही घोड़े की नाल की अंगूठी है, समझे ना। तो कुल मिलाकर क्या होता है बेटा? हाँ, लोग पहनते हैं। कुल मिलाकर क्या होता है बेटा? वहां पर ऑर्थो शेप में क्या होता है? एम्फीट्रोपस टाइप का ओव्यूल
पाया जाता है। मतलब ये समझो इसका शेप निकालो देखो बेटा, तो यहाँ पर मेले में देखा नहीं तुमने, तो देखो बेटा ये एम्ब्रियोसाइट इसका कैसा है और शेप एम्ब्रियोसाइट। इस पर यही क्वेश्चन ही पूछा जाता था। इसमें 3 एग्जांपल दिए जाते थे, लेमना, पॉपी, एलिस्मा। कितने बढ़िया बढ़िया नाम है ना। लेमना, पॉपी तो समझते होगे ना, डबल पी बात होता है। पॉपी मतलब पेपावर सोमेनिफेरम, अफीम के पौधा। ये आपके में चैप्टर है बेटा 12th में। अरे है वो ड्रग एडिक्शन वाला चैप्टर, में सिखाया जाता है अच्छा बुरा, जिससे आप उससे दूर रहेंगे। और क्या समझे? नेक्स्ट कौन सा रहेगा बेटा? ये कौन सा नंबर का 5वां है क्या? अब कंपाइलोट्रोपस है। नेक्स्ट कौन सा बेटा? कंपाइलोट्रोपस। इसकी खासियत क्या होती है बेटा? कंपाइलोट्रोपस जो है इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ पर ओव्यूल की मेन बॉडी कुछ ऐसे कर्वेचर दिखाती है कि उसकी माइक्रोपाइल और चैलेजा, ये भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। बाकी सब में कम से कम चैलेजा के सामने ही माइक्रोपाइल होता है। बाकी सब में चैलेजा के सामने ही माइक्रोपाइल, जैसे ये चैलेजा, ये माइक्रोपाइल। लेकिन वहां कुछ अलग केस हो गया, वहां कुछ बिगड़ गया है, ठीक है ना। तो देखो क्या हो गया बेटा, इसका डायग्राम तो बड़ा बेकार होता है। ये क्या हो गया? चैलेजा, और ये क्या हो गया? माइक्रोपाइल। आप देखो बेटा यहाँ माइक्रोपाइल और चैलेजा भी एक दूसरे के सामने, मैं यहाँ बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। आप बस याद रखो, यहाँ पर आपने देखा कि इतना कर्वेचर हुआ है जिसकी वजह से माइक्रोपाइल चैलेजा भी एक दूसरे के सामने नहीं है। तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं माइक्रोपाइल बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल क्या हुआ? तो बेटा इसका एग्जाम्पल जो होगा, इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट कौन सा रहेगा बेटा? मस्टर्ड वाली जो फैमिली है, मस्टर्ड हम कर लेते हैं, ठीक है ना। ब्रेसिकेसी, उसमें ये देखने को मिलता है। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल क्या लिखा, मस्टर्ड, ठीक। अब लास्ट में एक ओव्यूल बचा, कौन सा? लास्ट में आ जाता है बच्चे सर्सिनोट्रोपस टाइप। बेटा यहाँ हम देखेंगे सर्सिनोट्रोपस टाइप का ओव्यूल जो होता है, इसमें क्या होता है बेटा? इसके केस में हम देखेंगे एक ऐसा ओव्यूल जहां पर जो फ्यूनिकल है वो स्प्रिंग लाइक कॉइल्ड होती है, समझे ना। मतलब ये समझो, क्या मैं बना पाऊंगा? अरे यार
एक तो गड़बड़ कब होता है कि जो पेट नीचा हुआ टाई टच कर जाती है, इसी वजह से सब गड़बड़ाता रहता है। ऐसा होता है ना, आप देखो कितना बढ़िया बना दिया मैंने, समझ में आ रहा है क्या? ये ओव्यूल है, ये इसकी माइक्रोपाइल, यार माइक्रोपाइल, और ये क्या है, और ये क्या है, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल यहाँ पर एक्सेसिव ग्रोथ दिखाती है, जिसकी वजह से ओव्यूल अपने नॉर्मल कर्वेचर की तुलना में 360 का कर्वेचर दिखाता है, समझे ना, स्प्रिंग लाइक कॉइल्ड हो जाता है। तो कर्वेचर कितना हुआ, फ्यूनिकल कैसा हो गया, स्प्रिंग लाइक कॉइल्ड हो गया। फ्यूनिकल कैसा हो गया, स्प्रिंग लाइक कॉइल्ड हो गया, ठीक है ना। बस, तो जो कैक्टस वाली फैमिली के मेंबर हैं उन्हें आपको ये देखने को मिल जाता है, जैसे ओपुंसिया में हमें ये देखने को मिल जाएगा। एग्जांपल इसका जैसे देखें तो क्या हो जाएगा, देखो ना, नॉर्मल ऑर्थोट्रोपस ऐसा होना चाहिए था, फिर ये ऐसे घुमा होगा, फिर और घुमा होगा, फिर और घुमा होगा। हाँ, ऑर्थोट्रोपस टाइप थोड़ी ना हुआ है, वैसा ही दिख रहा है, लेकिन घुमा कितना उसके लिए, ऑर्थोट्रोपस दिखने के लिए कितना घूम गया है, समझे ना, 360 का यहाँ पर घुमा हुआ है। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, सर्सिनोट्रोपस मतलब कॉइल्ड ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है, स्प्रिंग लाइक कॉइल्ड फ्यूनिकल। ओके बच्चे, ठीक है ना, ये बात। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने ओव्यूल के डिफरेंट टाइप पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, अलग अलग टाइप, इसके बेसिस पर कि उसमें कर्वेचर हमें कितना देखने को मिलता है, बात समझे। अब बच्चे हम लोग देखते हैं यहाँ पर किसके बारे में, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। क्या पढ़ेंगे बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस बेटा ऐसा है, मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन। जैसे आपने देखा कि पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बने थे, तो प्रोसेस क्या थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वैसे यहाँ पर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल होगी, और उस मेगास्पोर मदर सेल से बेटा मेगास्पोर जब तक बनेंगे तब तक तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, और उसके आगे उस मेगास्पोर से बेटा एम्ब्रियोसाइट डेवलपमेंट होगा, और उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट, या हम बोलते हैं मेगा गमेटोजेनेसिस। इस तरीके से टर्मिनोलॉजी वहां पर यूज की जाएगी। तो यहाँ सिंपल सा होता क्या है कि न्यूक्लियस जो है, जो कि डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक टिश्यू है, उसकी कोई एक सेल जो कि माइक्रोबाइल की तरफ है, वो अपने आप में जो है डिफरेंशिएशन करती है। पहले तो इनलार्ज होती है, खूब सारा फूड स्टोर करती है, लेकिन उसमें अचानक से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आती है, वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बताओ, कोई परमानेंट टिश्यू, उसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ गई, डिवीजन की कैपेसिटी आ गई, बात समझे ना, तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, प्रोसेस कहलाएगी डी डिफरेंशिएशन। तो आपने देखा यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस में कि यार one of the cell of nucleus
and forms megaspore mother cell. समझे? तो एक सेल डिफरेंशिएट हो गई, उसने क्या बनाया, मेगास्पोर मदर सेल बनाया। और वो सेल कैसी बच्चे, वो सेल है डिप्लॉयड, ठीक है ना। तो आप समझ आए बेटा, अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल बेटा किधर डिफरेंशिएट हुई थी, तो आंसर क्या आएगा बच्चे, वो डिफरेंशिएट हुई थी बेटा इधर में, न्यूक्लियस में। पहले तो सब न्यूक्लियस ही था, पहले ये सब क्या था बेटा, न्यूक्लियस था, ठीक है ना। अभी एम्ब्रियो साइट थोड़ी ना बना है। तो यहाँ पर ये इस साइड में क्या बनी, मेगास्पोर मदर सेल। हमने आपको बताया था कि हम मेगास्पोर मदर सेल के लिए तो एमएमसी शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीएमसी, मतलब कॉलन मदर सेल। नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो पीएमसी किसको रिप्रेजेंट करता है, मदर सेल, और एमएमसी किसको रिप्रेजेंट करता है, मेगास्पोर मदर सेल। अब बेटा क्या होगा, ये जो एक मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस होगी। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगी। और मियोसिस होने से कितनी सेल बनेगी, 4। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हो गया, मियोसिस। और मियोसिस होने से मेगास्पोर का टेट्राड बनेगा। टेट्राड मतलब 4 सेल को बोलते हैं। टेट्राड में किसको बोलते हैं, 4 सेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा, 4 सेल स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, टेट्राड बोला। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ, अभी समझो यहाँ पर ये सब स्ट्रक्चर क्या है, और ये क्या है बेटा, मेगास्पोर टेट्राड। अच्छा, इस मेगास्पोर टेट्राड की खासियत क्या है कि ये लीनियर होता है। ये हमेशा कैसा होता है, लीनियर होता है। देखो स्ट्रेट लाइन में चारों सेल अरेंज है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या बन गया, मेगा, मुझे लगता है गर्मी सी लगने लग गई। अब पढ़कर समझ रहा है कि इनको जो याद नहीं आ रहा है, इसलिए पसीना आ रहा है। ऐसा नहीं बेटा, ठीक है। देखो मेगास्पोर टेट्राड बना, और ये कैसा बनेगा, ऐसा होता है। वैसे शुरुआत में जब मैं पढ़ाता था तो ऐसा होता था, तब तो पढ़ना पड़ता था। टेम्परेचर बढ़वाना है क्या, रवि भैया, रवि भैया, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम करवाना है। हाँ आराम से, उधर 30 करवा लिया इन लोगों ने, यही तो बात है। हाँ 30 मतलब 13 कोई कहते हैं। वाह, ये कैसी में है, कुछ अलग तरीके की वो है। चलो मैं बताता हूँ आपको। आपने जिम्नोस्पर्म पढ़े थे, जिम्नोस्पर्म पढ़े थे ना बेटा, लड़के जिम्नोस्पर्म पढ़े थे ना, उसमें आपने पढ़ा था एक पौधा पाइनस। पाइनस का एक मेंबर होता है, कोई भी मेंबर मान लो, ठीक है ना। तो पाइनस से एक रेजिन निकलती है जिसको टार्पिन बोलते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल। ये टर्पेंटाइन ऑयल के रूप में है, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया थिनर होता है, मतलब पेंट करते समय हम जब फिलिंग करते हैं ना, या फिर हाथ में पेंट लग जाए या नेल पॉलिश या कुछ वैसा लग जाए जो छूट ना रहा हो, तो जैसे टार्पिन का तेल जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, लगाएंगे तो साफ हो जाता है, लेकिन बदबू आती रहती है उसकी।
महक बोलो या बदबू बोलो जो भी है, ठीक है ना। तो ये पाइनस के पौधे से मिलता है। अब तो सिंथेटिक आने लग गया है, लेकिन नेचुरली उसी से मिलता था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ बच्चे, ये जो टेट्राड बनते थे, मोनोकॉट में माइक्रोस्पोर का टेट्राड कैसा बनता था? आइसोबाइलेटरल या टेट्राहेड्रल? मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल, और डाइकॉट में कैसा बनता था? टेट्राहेड्रल। और यहाँ हमेशा कैसा बनेगा? हमेशा कैसा बनेगा बच्चे? लीनियर, ठीक है। अब बच्चे होता क्या है कि ये जो 4 सेल हैं, इन 4 सेल में से 3 सेल जो माइक्रोफाइल की तरफ हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं। वो क्या हो जाएंगी बच्चे? डिजेनरेट हो जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? 3 सेल्स डिजेनरेट्स, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पर आपका क्या है कि 3 सेल डिजेनरेट हो गई हैं, और जो बची हुई एक सेल है उसको हम बोलते हैं मेगास्पोर, नहीं फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। वहां पर 30 है तो उसको 22-23 कर दीजिए टेम्परेचर, 20 मत करिएगा, बस बस, हाँ इसको भी 23 कर दीजिए। वो कितना 40 लगा रखा क्या? हाँ उसको भी आप जो है जो बताएं वो लोग 19 पे 18 पे। आपने देखा यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा? बची हुई एक सेल को हम लोग बोलेंगे क्या? फंक्शनल मेगास्पोर। तो यहाँ आप 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। जल्दबाजी में करोगे तो गलती हो सकती है। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि अब मेगास्पोर मदर सेल कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी मेगास्पोर्स, तो आप जानते हैं 4 आंसर आएगा, ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस फंक्शनल मेगास्पोर, तो आंसर आएगा एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, क्योंकि वहां पर 3 सेल क्या हो गई? जनरेट हो गई। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस के समय कितना मेगास्पोर बनता है, तो आंसर आएगा 4, और कितना फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, तो आंसर आएगा 1। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर किधर प्रेजेंट है? टुवर्ड्स द चैलेंजल एंड। किधर प्रेजेंट है बेटा? हाँ, तो यहाँ पर आपने देखा चैलेंजल एंड। बेटा ये किधर प्रेजेंट होगा यार? गड़बड़ है ना, हो गया बच्चे? चैलेंजल एंड की तरफ ये प्रेजेंट होगा। तो आप यहाँ तक थी, वो थी मेगास्पोरोजेनेसिस की। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट, ठीक है। बहुत गौर से देख लो। प्रियांशु उसको कह रहे थे, तुम उसको दे रहे थे ना म्यूचुअल। चलो ठीक है, आपस की बात है तो क्या करें। देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे मेगा गमेटोजेनेसिस, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक,
ठीक है। अब बच्चे ऐसा है कि मेगा गैमेटोजेनेसिस या एम्ब्रियोसाइट का डेवलपमेंट जो है, इसमें हम देखें, यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे, जिसके बाद में क्या बनेगा, जिसके बाद में बनेगा बच्चे एम्ब्रियोसाइट। तो यहाँ पर हमने देखा क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है। अब बच्चे जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें हमने देखा क्या होगा, इसमें होगा माइटोसिस। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम नंबर ऑफ जनरेशन की बात करेंगे तो आंसर आएगा कि 3 जनरेशन, लेकिन टोटल माइटोसिस की बात करेंगे तो सिर्फ 7 आएगा, तो थोड़ा सा आंसर चेंज होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ हमने लिखा थ्री, लिखना चाहिए था, ऐसे है। जनरेशंस ऑफ फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक जनरेशन। अरे ये क्या हो गया, माइटोटिक डिवीजन लिख देते हैं, मजा नहीं आ रहा। माइटोटिक, तो आपने देखा यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन की कितनी जनरेशन हो गई हैं, 3 जनरेशन हो गई हैं। ठीक है ना, और वो भी किस पैटर्न में हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पैटर्न में हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा, अभी 4 न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर बन जाते हैं। टोटल कितना न्यूक्लियस बन गया है, 8 न्यूक्लियस बना। देखो जैसे पहली बार माइटोसिस हुई तो 1 न्यूक्लियस जो था उससे 2 बने, दूसरी जनरेशन में 2 से 4 बने, और तीसरी जनरेशन में 4 से 8 बने। तो जनरेशन पूछी जाएंगी तो टोटल 3 हो गई। लेकिन आपने 11th में ऐसे भी तो क्वेश्चन किए होंगे कि 100 सेल बनाने के लिए कितना माइटोसिस चाहिए, तो क्या आंसर देते थे आप, 99 करते थे आप, मतलब जितना सेल का नंबर था उसमें से 1 माइनस कर देते थे। तो अगर यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन आएगा, टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एम्ब्रियोसाइट फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर, तो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन पूछा जाएगा तो आप 8 में से 1 घटाएंगे, मतलब टोटल न्यूक्लियस कितने 8, उसमें से 1 घटाएंगे, कितना रह जाएगा 7। लेकिन जनरेशन की बात आएगी तो फिर क्या होगा, 3। समझ पा रहे हो, ठीक है ना। कैसे किया इनको बताना पड़ेगा। ये नीचे वाला जो मैं बना रहा हूँ उसको डायग्राम उसको बनाना नहीं है। जैसे एक न्यूक्लियस था, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, एक न्यूक्लियस था, पहले डिवीजन में 1 से कितना बना, तो दूसरे डिवीजन में इससे, फिर इनके डिवीजन से टोटल न्यूक्लियस कितना हो गया 8। तो अगर हम डिवीजन का नंबर देखें तो पहला यहाँ पर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। मतलब मैं बोलूं कि 8 न्यूक्लियस बनाने के लिए नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन की बात की जाएगी तो आंसर जाएगा 7। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइट, तो 7 आएगा। ठीक है ना। लेकिन माइटोटिक जनरेशन की बात की जाएगी तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा, जो बेस्ट हो उस समय वो टिक करिएगा। ठीक है। कई बार क्वेश्चन में भी गड़बड़ी आ जाती है।
आप देख लीजिएगा उस समय। तो यहाँ पर आपको 8 न्यूक्लियेट स्टेज बन गई है। 8 न्यूक्लियेट स्टेज में आप क्या देख रहे हैं कि 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट ऑन ईच पोल, ठीक है ना। तो हमने बोला है 4, ठीक है ना। अब बच्चे ऐसा होगा कि इन 8 जो 4 न्यूक्लियस हैं उनमें से एक न्यूक्लियस जो है वो किधर मूव करके जाएगा, सेंटर की तरफ। यहां पर हम देखेंगे क्या होगा, one nucleus of each pole move towards the center, ठीक है ना। बात समझे। अब बेटा दोनों पोल का एक न्यूक्लियस कहाँ चला गया है, सेंटर की तरफ चला गया है। हम यहाँ पर देखेंगे बेटा 3 न्यूक्लियस इधर, 3 न्यूक्लियस इधर और 2 न्यूक्लियस कहाँ आ गए। अब बच्चे होता क्या है, एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो एनसीईआरटी में बोला गया है कि आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई सेल वॉल फॉर्म अराउंड 7 नहीं 6। ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल है। अब बेटा सेल वॉल बनेगी तो कैसा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 सेल क्या बना ली, एंटीपोडल। ये क्या बना दी बेटा, एंटीपोडल। और इधर इस पोल पर तो अब बच्चे यहाँ पर हम देखते हैं ये 3 सेल का ग्रुप जो है इसे हम क्या बोलेंगे, एग एपरेटस। अब एग एपरेटस में टोटल सेल आपका कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। एक मिनट बस लिख देते हैं। एग एपरेटस में बेटा सेल कितनी है, 3 सेल है। कौन कौन सी है, 1 एग और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है बेटा, एग एपरेटस बना है। ये 3 सेल क्या है, एंटीपोडल सेल्स। और ये बीच में जो बचा हुआ स्पेस है जिसमें साइटोप्लाज्म और 2 न्यूक्लियस हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियस क्या कहलाएंगे, वो न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ऐसे वाह, अब तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, अब तो मैं करूंगा आराम, अटेंडेंस दोबारा दूंगा। और क्या
हाँ, एक apparatus में ये पीला वाला एग है ना, बड़ा है, हरी भरकम, और एग apparatus, एग का न्यूक्लियस कुछ अलग तरीके से दिख भी रहा है। समझे बच्चे? इसका न्यूक्लियस कुछ अलग दिख रहा है। देखो इसका न्यूक्लियस कहाँ है? टुवर्ड्स सेंट्रल सेल। इनके न्यूक्लियस कहाँ है? टुवर्ड्स द माइक्रोफाइल। बात समझे ना? ऐसे मत समझ लेना कि ऐसे बना दिया गया। इसका न्यूक्लियस यहाँ, इसका न्यूक्लियस इधर। बना बना बेटा, बना बेटा। हाँ बच्चे, क्या बच्चे? इशू है मेरा कोड। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अभी तक साल भर कोड नहीं समझ पाए थे। वाह, बच्चों को पढ़ाएंगे जो अपने साथ में, समझे ना? जो मेरे साथ में रहेंगे मैं उनको पढ़ाऊंगा। छोड़ जा रहे हैं। चलो 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 भाई, नहीं ऐसा ना बाद में सोचे कि यही बड़ी था। चलो भाई, हो गया। तो देखो बच्चे, यहाँ पर आपने देखा फंक्शनल मेगास्पोर, फिर आपने देखा 3 जनरेशन हुई। 3 जनरेशन होने के बाद टोटल न्यूक्लियस कितना बना? 8 के बाद आपने देखा कि 4 दोनों पोल पर था और एक न्यूक्लियस दोनों का कहाँ चला गया? सेंटर पे। उसके बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ पर 8 न्यूक्लियस में से 6 के सराउंडिंग में क्या बन गई है? सेल वॉल बन गई है। तो 3 एंटीकोडल, 3 एरोमेटस की सेल और बीच में कौन सी सेल आ गई? सेंट्रल सेल। ठीक है ना? सेंट्रल सेल के दोनों न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। बोलो बेटा। अच्छा, अरे तुम बाद में आए थे, बोला करो ना बेटा, ये सब काम में पीछे मत रहो। अटेंडेंस आप 4 बार कहोगे तो 5 बार लगाऊंगा मैं। अच्छा, नहीं निलय, निलय नाम है ना? अरे बेटा ये सब काम में पीछे नहीं रहना है। निलय लग गई अटेंडेंस। और कोई? और ऑनलाइन में कोई? ऑनलाइन में तो बहुत बढ़ गए हैं बच्चे। अनुष्का, तालिब, अतूफा, संस्कार नहीं था तब। संस्कार बेटा अटेंडेंस नहीं हुई आपकी? संस्कार नहीं था, चलो लगा दिया। नोट करो ना बेटा आराम से। मन ऐसा नहीं होता, मन करेगा सब जगह पे इनको जो है घूमना है, ये सब नहीं चलेगा बेटा। जाते साहब पूछे थे क्या? पूछा था। चलो तो देखो बेटा, हो गया, हो गया बच्चे। अब बस आज इतना ही पढ़ाऊंगा मैं, अगली क्लास में इसके बारे में मैं बताऊंगा।